दोस्तों नमस्कार। काले बादल तो मंडरा रहे हैं, भारत की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का जिक्र हो या फिर भारत की वैदेशिक नीति का जिक्र हो, क्योंकि अब अफगानिस्तान तालिबान का है और संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद आज के दिन भारत की अध्यक्षता का आखिरी दिन है। कल से आयरलैंड उसकी अध्यक्षता करेगा सितंबर भर के महीने में। हालांकि संयोग ऐसा रहा, जो कुछ अफगानिस्तान में अगस्त के महीने में हुआ, उस दौर में सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत कर रहा था। 3-3 बैठकें ली गई, लेकिन जो प्रस्ताव पास किया गया वो प्रस्ताव पास होते होते 24 घंटे पहले उसमें से तालिबान शब्द गायब हो चला है। यानी एक ऐसी परिस्थिति भारत के सामने पहली बार आकर खड़ी हुई है, जिसमें उसे तय करना है कि उसका रास्ता, खास तौर से साउथ एशिया में जब जुगलबंदी हो रही है तालिबान के साथ मिलकर पाकिस्तान की, चीन की और रशिया की, ऐसे में भारत का रुख क्या होगा। और खास तौर से तब भी जब इसी दौर में भारत ने अमेरिका को स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाया, यह कहकर बनाया कि हम नॉन अलाइनमेंट खत्म कर रहे हैं। और ध्यान दीजिए, सार्क भी शायद अमेरिका के साथ चलने के वक्त ही खत्म हुआ। उसकी बैठकें उसी वक्त थमी जब भारत ने अमेरिका को स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाया। और चीन के साथ कहा सुनी भी इसी दौर में हुई जब अमेरिका भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा। लेकिन 2018 में जब दोहा में तालिबान के साथ अमेरिका बातचीत की टेबल पर था, तब भारत नहीं था। नाटो देशों के संबंध और आने वाले वक्त में नाटो देशों के साथ तालिबान किस तरीके से पेश आएगा या उनसे अमेरिका कैसे पेश आएगा, इस बात का जिक्र हो रहा था। यानी स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर भारत अमेरिका के साथ साउथ ईस्ट एशिया में संबंधों को लेकर खड़ा रहा, लेकिन मौजूदा वक्त में क्या वह अलग थलग पड़ गया है। क्योंकि जिस तरह की जुगलबंदी अमेरिका से हटकर रूस, चीन और पाकिस्तान की तालिबान के साथ हो रही है, शायद भारत के सामने इसलिए बड़ी चुनौती है क्योंकि भारत को अपनी अध्यक्षता में ही सुरक्षा परिषद के जो प्रस्ताव पास हुए, उसको 15 दिन से भी कम दिन के भीतर तालिबान शब्द को हटाना पड़ गया। यह कौन सी परिस्थिति है? या फिर भारत के भीतर और भारत को लेकर कुछ सवाल यह भी हो सकते हैं, क्या यह युगलबंदी आने वाले वक्त में लद्दाख के क्षेत्र में चीन और कश्मीर के मद्देनजर पाकिस्तान को कहीं सर उठाने तो नहीं देगी? या फिर भारत सक्षम है इस तौर पर कि भारत अपनी परिस्थितियों को समझ रहा है, अब उन नीतियों में एक परिवर्तन आएगा, भारत की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी बदलेगी और भारत को नजरिया जो है इस दौर में राजनीति का, जिसमें मुसलमान अलग थलग पड़ा हुआ है, उसका भी समावेश होगा। या फिर कश्मीर के भीतर भी जो अलगाववादी संगठन है, जिनके तमाम नेता जेलों में बंद पड़े हैं, उनको लेकर क्या रवैया आने वाले वक्त में होगा, ये सारे सवाल हैं। लेकिन आज तो जिक्र इस बात का है कि क्या वाकई तालिबान के पास जो ताकत मौजूद है, वो ताकत जो अमेरिका के जरिए उसे मिली है और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद भी जब तालिबान के सामने कमजोर पड़ती नजर आ रही है, तो अब आने वाले वक्त में तालिबान को क्या पहली बार खुली मान्यता दुनिया के वो तमाम देश दे देंगे जिन्होंने पहली बार नहीं दिया था? यहां यह बहुत साफ तौर पर समझने की जरूरत है। जिस समय रूसी फौज अफगानिस्तान छोड़ रही थी, उस समय तालिबान का उदय हो रहा था। लेकिन जब अमेरिकी फौज ने अफगानिस्तान छोड़ा है, तब तालिबान सत्ताधारी पार्टी और सत्ताधारी संगठन के तौर पर उभरा है, जिसकी पहुंच और पकड़ अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कई देशों के साथ लगातार बैठकों में नजर आई है। वो बैठक चीन के साथ भी कर चुका है, वो रशिया के साथ भी कर चुका है। पाकिस्तान तो उसके साथ खड़ा है, क्योंकि डूरंड लाइन जो दोनों के बीच में है, उसे अफगानी और कहें तो पश्तून भी नहीं मानते हैं। यानी आवाजाही अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो डूरंड लाइन ब्रिटिशर्स ने खींची थी, उसको ये मानते नहीं हैं। तो एक लिहाज से समझौता और कूटनीतिज्ञता या विदेश नीति यहां आकर फेल हो जाती है। दोनों आपको एक सरीखे नजर आएंगे। और इतना ही नहीं, जब पाकिस्तान के भीतर से आवाज आने लगे कि आज नहीं तो कल किस रूप में, किस तरीके से तालिबान अफगानिस्तान को संभालेगा, सरकार बनेगी, तो इसके मतलब बहुत साफ हैं। आने वाले वक्त में आईएसआई और सेना जो पाकिस्तान की है, उसका रुख एक साथ एक तरीके से नजर आएगा, जो भारत के लिए और बड़ी चुनौती के तौर पर है, खास तौर से कश्मीर के मद्देनजर। लेकिन हमें लगता है जिक्र चूंकि
आज अंतर्राष्ट्रीय तौर पर है, सुरक्षा परिषद का है और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में कहां पर दुनिया खड़ी हुई है और भारत के सामने चैलेंजेस क्या हैं, यह समझने के लिए एक बात तो यह समझ लीजिए, तकरीबन 80,000 करोड़ से लेकर 1 लाख करोड़ तक के जो भी हथियार, हेलीकॉप्टर, गाड़ियां, बख्तरबंद गाड़ियां, उनकी पूरी एक फहरिस्त है जो अफगानिस्तान के पास थी, अमेरिकी सैनिकों ने मुहैया कराई थी, अमेरिकी सरकार ने मुहैया कराई थी, आज वो तालिबान के पास है। वो फहरिस्त बहुत बड़ी है। इसको इस लिहाज से समझे कि जानकारी सिर्फ इतनी आती है कि दरअसल जो एयरपोर्ट पर 73 एयरक्राफ्ट, 70 बख्तरबंद गाड़ियां और 27 हम्पी वाहन हैं, उसको अमेरिका ने निष्क्रिय कर दिया है और अब वो किसी उपयोग के नहीं है। लेकिन अंदरूनी सच यह है कि जो अफगानिस्तान के पास जितनी बड़ी तादाद में हथियार थे, वो सारे हथियार तालिबान के पास अब आ चुके हैं। अगर उस संख्या को महसूस करना शुरू कीजिएगा तो जब उस पर कब्जा तालिबान का हो चला है तो 167 विमान और हेलीकॉप्टर वह पूरे तरीके से तालिबान के कब्जे में आ चुके हैं। जो सैटेलाइट तस्वीरें हैं वो बताती हैं तकरीबन 86 तालिबान अड्डों में लाए जा चुके हैं विमान और हेलीकॉप्टर। जो 33 ब्लैक हंटर हेलीकॉप्टर हैं, इसका दुनिया के बाजार में एक की कीमत है तकरीबन 43 करोड़ रुपए और 33 का मतलब है कि 1422 करोड़ के ब्लैक हंटर हेलीकॉप्टर तालिबान के पास हैं। 32 M117 हेलीकॉप्टर, यानी इसकी कीमत तकरीबन दुनिया के बाजार में 12.5 करोड़ की है। ऐसे 32 M117 हेलीकॉप्टर जो कुल मिला के तकरीबन 400 करोड़ के बनते हैं, वह भी तालिबान के पास है। जो C-130 हरक्यूलस हेलीकॉप्टर है, इसकी कीमत 219 करोड़ की है। इसके 3 हेलीकॉप्टर यानी तकरीबन 650 करोड़ रुपए की कीमत के ये हेलीकॉप्टर भी तालिबान के पास हैं। इसके बाद एक लंबी फहरिस्त है, मसलन मोबाइल स्ट्राइक फोर्स व्हीकल। 31 ऐसे व्हीकल हैं जिनकी एक की कीमत तकरीबन 10 करोड़ की बैठती है, यानी लगभग 340 करोड़ के ऐसे व्हीकल तालिबान के पास हैं। हमवीज युद्धक वाहन जो कि लगभग $2.5 लाख के आते हैं, उसके लगभग 3000 के तकरीबन हमवीज युद्धक वाहन भी तालिबान के पास हैं। 3558 जो कार्बाइन होती है, जो हम लोग लगातार देख पा रहे हैं एयरपोर्ट के पास या फिर रिहायशी इलाकों में, जो कार्बाइन तालिबान चलाते हुए और उनके लड़ाके चलाते हुए नजर आते हैं, वो सारे के सारे एक लिहाज से उनकी संख्या बहुत बड़ी है। 3598 अगर M4 कार्बाइन है तो लगभग 64,000 मशीन गन है, 25,000 के तकरीबन ग्रेनेड लॉन्चर है। इतनी बड़ी तादाद में अमेरिकी फौज वहां पर जो अफगानिस्तान को देकर आई, अफगानिस्तानी सेना को, वह ट्रांसफर हो चला है तालिबान के पास। और जो आधुनिक राइफल है, इनकी तादाद भी तकरीबन 3.5 लाख है। तो आप जो कल्पना कर रहे होंगे कि काबुल की सड़कों पर किस तरीके से गोलियां चलती हैं, रॉकेट लॉन्चर दागे जाते हैं, ये सारी चीजें शिफ्ट हुई है। यानी इन्होंने खरीदा नहीं है, ये कब्जा किया गया है। और जब इस संख्या को आप जोड़ते चले जाएंगे तो यह तकरीबन 80,000 करोड़ से लेकर 1 लाख करोड़ तक की कीमत के भीतर में ये ट्रांसफर होते हैं। इतनी बड़ी कीमत, यानी कई देशों के इसमें अपने तौर पर जो उनका डिफेंस बजट होता है वह भी उसमें समा जाए। यह स्थिति तालिबान के पास उस हथियारों की है। और उस हथियारों के मद्देनजर यहां 2-3 चीज और समझने की जरूरत है। यह जब खबर आई कि अलकायदा के नेता ओसामा बिन लादेन के जो पूर्व सुरक्षा सचिव थे अमीनुल हक, वो लौट कर आ गए हैं, तो सवाल क्या है कि अलकायदा वहां पर जीवित है। दूसरा सवाल था कि इराक के भीतर में जब अमेरिकी सेना ने हमला किया तो यह कहकर किया कि इस्लामिक स्टेट पर यह हमला है, लेकिन इस्लामिक स्टेट ने अपने तौर पर तालिबान में अपनी मौजूदगी अपने हमलों के जरिए जताई। तो क्या यह माना जाए कि उनकी भी मौजूदगी तालिबान के भीतर है? और इन सब के बीच रूसी फौज जो है उसने तालिबान को लगातार मदद भी की और अमेरिकी फौज ने भी अपने तौर पर मदद की। सवाल सिर्फ इतना भर नहीं है, सवाल सबसे बड़ा यह है कि जब अमेरिकी फौज वहां से जा चुकी है तो एक सवाल पूछा गया कि अमेरिका ने वहां रहकर क्या किया। उसका जवाब यह था कि दरअसल लादेन को ढूंढा और मार दिया, जो 9/11 का दोषी था। कहा गया अलकायदा को नष्ट कर दिया गया, कहा गया कई बड़े आतंकवादियों को पकड़ा और इसी फहरिस्त में IS का नाम भी लिया गया। और इतना ही नहीं, यह भी कहा गया कि दरअसल इराक में IS को नष्ट करने के साथ कर्नल गद्दाफी और सद्दाम हुसैन की तानाशाही को भी खत्म किया गया।
और इसके बाद कहा गया जो बुनियादी ढांचा होता है अफगानिस्तान में वह अमेरिका ने खड़ा कर दिया, महिलाओं के लिए स्कूल खोल दिए, पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग उभर कर आ गया। लेकिन ये